नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही भारत को एक महान विभीषिका से भी गुजरना पड़ा और ये विभीषिका थी भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र भी अस्तित्व में आया। भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग परिसंपत्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया, ये एक विशेष तथ्य है और इन तथ्यों के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज इन फोकस के प्रोग्राम में हम भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा किया गया, इस तथ्य पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे के लिए एक समिति का गठन किया गया था, तो उस समिति के गठन के बारे में जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और फिर देखेंगे कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य विभाजन किया गया, वित्त का बंटवारा किया गया और अन्य परिसंपत्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया। इन पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ेगा, उसके इतिहास संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इस स्वतंत्रता दिवस पर दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है। दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और डीएलपी यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज पर आपको 15 अगस्त से 18 अगस्त तक 40% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस सुविधा का तुरंत लाभ उठाइए और तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 और साथ ही 8010440440। इन नंबरों पर कॉल करके भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो तुरंत इस सुविधा का जरूर लाभ उठाइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में स्वाभाविक है कि भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 77 साल भारत की आजादी के पूर्ण हो चुके हैं 15 अगस्त 2024 को। लेकिन भारत इस दौरान इस आजादी के महोत्सव के साथ साथ भारत उस विभीषिका को भी याद करता है जो हमारी आजादी के साथ हमारे साथ आई थी और वो था भारत का विभाजन दो राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र भी अस्तित्व में आया। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक विभाजन करने के लिए एक ब्रिटिश वकील भी नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक विभाजन रेखा खींची, एक भौगोलिक विभाजन किया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक विभाजन से ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दा था अलग अलग प्रकार की परिसंपत्तियों का विभाजन करना। जैसे सैन्य संसाधनों का विभाजन किस प्रकार से किया जाए, उसी प्रकार से मौद्रिक निधियों के बंटवारे के साथ साथ सांस्कृतिक संपत्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, इनका निर्धारण करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। और इस चुनौती का सामना करने के लिए उस दौरान एक समिति का गठन किया गया जिस समिति को हम जानते हैं पंजाब विभाजन समिति। इस समिति का गठन लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर किया गया था, उनके परामर्श से किया गया था। और कब किया गया था? 16 जून 1947 को किया गया था, ताकि विभाजन संबंधी अलग अलग प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया जा सके। इस समिति का मुख्य कार्य क्या था? समिति का मुख्य कार्य था, चाहे वित्त हो, चाहे सैन्य बल हो, चाहे वरिष्ठ प्रशासनिक सेवाएं हो और उनके कार्यालय से संबंधित उपकरण हैं, उसके विभाजन पर, उनके बंटवारे पर सलाह देना इसका मुख्य काम था पंजाब विभाजन समिति का। इस समिति का नाम बदल करके बाद में विभाजन समिति कर दिया गया और इस विभाजन समिति में कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। कौन कौन से नेता शामिल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार से मुस्लिम लीग को भी इस विभाजन समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसके भी मुस्लिम लीग के भी दो महत्वपूर्ण नेता इस समिति में शामिल थे। कौन कौन से नेता शामिल थे? एक थे लियाकत अली खान और दूसरे थे अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार का बाद में जगह लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन इस समिति का जो काम था, इस समिति को बहुत तीव्र गति से अपने काम को अंजाम देना था, क्योंकि भारत की परिसंपत्तियों के साथ साथ वित्तीय देनदारियों के बंटवारे को लेकर के इसे सारी फॉर्मेलिटीज को, सारे विभाजन को केवल 70 दिन में पूरा करना था।
तो एक महत्वपूर्ण चुनौती इसके सामने उपस्थित थी, लेकिन फिर भी विभाजन समिति ने काम किया और इसने अलग अलग तरह की सिफारिशें की। इसकी सिफारिशों के आधार पर चाहे वित्त के क्षेत्र में हो, चाहे सैन्य बलों के क्षेत्र में हो, विभाजन हुआ। जैसे अगर हम सैन्य बलों के विभाजन की बात करें, तो सेनाओं का विभाजन किस प्रकार से किया गया, इसके विभाजन की एक व्यवस्था ये की गई कि भारत में 2/3 सेना रहेगी और पाकिस्तान के पास 1/3 सेना होगी। भारत के पास 2,60,000 सैनिक रहने थे, जिसमें अधिकांशतः हिंदू और सिख सैनिक थे, जबकि पाकिस्तान को 1,40,000 सैनिक दिए जाने थे विभाजन समिति की व्यवस्थाओं के अनुरूप। इसी प्रकार से और तरीके के भी सैन्य बलों के स्तर पर विभाजन हुए, जैसे गोरखा ब्रिगेड का विभाजन भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया। इसी तरह से कुछ और आदान प्रदान किए गए, जैसे पाकिस्तान में नौवीं लांसर्स ने भारत में जो स्किनर्स होर्स थी उससे मुस्लिम सैनिकों के लिए नौवीं लांसर्स से भारत को जाट और सिख सैनिक प्रदान किए, यानी इस प्रकार से आदान प्रदान भी हुआ। नौवीं लांसर्स से जाट और सिख सैनिक भारत आए और उसी प्रकार से भारत में जो स्किनर होर्स थी उससे मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान में गए। तो बंटवारे की इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई, उसकी फॉर्मेलिटीज को पूर्ण किया गया। साथ ही सभी परिवर्तन एक स्मूथ तरीके से, एक सरल तरीके से, एक सहज तरीके से संपन्न हो जाएं, उसके लिए जरूरी था कि कुछ ब्रिटिश सैन्य अधिकारी भारत में रुके। और इसी का परिणाम था कि भारत के पहले जो सेना अध्यक्ष थे, वो प्रथम सेना अध्यक्ष वो एक ब्रिटिश ही थे, जनरल सर रॉबर्ट लोकहर्ट। और उसी प्रकार से पाकिस्तान के भी जो पहले सेनाध्यक्ष थे, जनरल सर फ्रैंक मैसरवी, ये दोनों ही परिवर्तन संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने के लिए भारत और पाकिस्तान में रुके, ताकि सभी फॉर्मेलिटीज बहुत ही सहज तरीके से संपन्न हो जाए। तो इस प्रकार से सेना का विभाजन किया गया। वित्त का बंटवारा किस प्रकार से किया गया, वित्त का विभाजन करने के लिए भी जो विभाजन समिति थी उसकी सिफारिशें क्या थी, उसने एक सिफारिश महत्वपूर्ण ये की, उसकी सिफारिशों के आधार पर विभाजन किया गया वित्त का, कि पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का 17.5% आवंटित कर दिया गया। तो पाकिस्तान की हिस्सेदारी में वित्तीय देनदारियां कितनी आई, ब्रिटिश भारत की संपत्ति कितनी आई, 17.5%। साथ ही विभाजन समिति की सिफारिशों के आधार पर यह भी व्यवस्था की गई कि दोनों देश 1 साल से अधिक समय तक एक ही केंद्रीय बैंक का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन इस व्यवस्था में एक कई तरह की कमियां भी उभर करके आई, जैसे आरबीआई और पाकिस्तानी सरकार के बीच जैसे जैसे संबंध खराब होने लगे, तो विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र किया गया, ताकि इस फॉर्मेलिटीज को जल्दी समाप्त कर लिया जाए और उसके आधार पर संबंध और न बिगड़े। इसके अलावा अगर हम मुद्रा संबंधी बंटवारे की बात करते हैं, तो मुद्रा संबंधी भी कुछ सिफारिशें विभाजन समिति द्वारा की गई। उनमें से एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि 31 मार्च 1948 तक दोनों देशों द्वारा मौजूदा मुद्रा और सिक्के का ही उपयोग किया जाना है। इसके बाद 1 अप्रैल 1948 से 30 सितंबर 1948 तक पाकिस्तान ने नए सिक्के और नोट पेश किए गए। लेकिन पाकिस्तान ने नए सिक्के और नोट पेश तो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में हम 5 सालों तक एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहां पर अलग अलग तरह की मुद्रा का इस्तेमाल होता रहा। जैसे उसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि विभाजन के 5 साल बाद भी कलकत्ता में पाकिस्तानी सिक्के प्रचलन में थे, और उसी प्रकार से पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार अंकित मुद्रित आरबीआई नोट इस्तेमाल होते रहे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था थी, ये जो पूरा ट्रांजिशन था, ये पूरा जो संक्रमण था, एकदम से नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे से आया। तो धीरे धीरे ही इस तरह के बड़े परिवर्तन आते हैं। अगर हम भुगतान विवाद की बात करें, तो आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पैसा किसको कितना दिया जाना है, इस पर एक विवाद उभरा था। भारत ने जैसे ही विभाजन हुआ भारत का, तो भारत ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया। लेकिन उसके बाद 75 करोड़ रुपए के भुगतान पर एक विवाद उभरा, और उस विवाद का कारण यह था कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर के क्षेत्र पर एक आक्रमण कर दिया था कबाइलों की मदद से। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दे का हल नहीं हो जाता, भारत इस तरह का भुगतान नहीं करेगा। लेकिन महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद 15 जनवरी 1948 को भारत ने ये बकाया भुगतान भी वापस कर दिया। हाल में हम इस तरह के भी मुद्दे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे पर बकाया के कुछ दावे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। दोनों ही देश दावा करते हैं कि दूसरे देश पर उसका पैसा कुछ ना कुछ बकाया है। इसके 2 उदाहरण हम देखते हैं कि भारत का
जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है उससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत का विभाजन पूर्व 300 करोड़ रुपए बकाया है। और उसी प्रकार से पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने 2014 में दावा किया था कि भारत पर उसका 560 करोड़ रुपए बकाया है। तो आप कह सकते हैं कि विभाजन की जो एक तरह से जो छाप है वो आज भी किसी न किसी तरह से हमारे सामने आती रहती है। तो ये वित्त संबंधी बंटवारे की बात हुई। अन्य परिसंपत्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया, विभाजन समिति की क्या सिफारिश थी? विभाजन समिति ने कहा कि जो चल संपत्तियां हैं, जो मूवेबल एसेट्स हैं, उनका विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच 80-20 के अनुपात में किया जाएगा। यानी चल संपत्तियों का 80% भारत के पास रहेगा और 20% पाकिस्तान के पास रहेगा। और इस तरह की संपत्तियों में कार्यालय फर्नीचर के साथ साथ स्टेशनरी और यहां तक कि जो लाइट के बल्ब थे वो भी शामिल थे। इसी तरह से 1950 के दशक में ही विभाजन परिषद के आधिकारिक समझौते में दोनों देशों ने बराबरी पर पुरावशेष और अवशेषों के बंटवारे की बात को स्वीकार किया। यानी पुरावशेषों और अवशेषों का जो बंटवारा था वो बराबरी 50-50% किया जाना था। कुछ विवाद भी संपत्ति के बंटवारे में उभरा और इसमें एक महत्वपूर्ण जो विवाद था वो वॉइसरॉय की बग्गी से जुड़ा हुआ था, जो सोने की परत चढ़ी बग्गी थी और घोड़े द्वारा खींची जाती थी। ये एक उल्लेखनीय संपत्ति विवाद था और इसका दोनों ही देशों ने इस बग्गी पर अपना अपना दावा किया और इसका जो फैसला किया गया वो एक टॉस के माध्यम से किया गया, एक सिक्का उछाल करके किया गया, जिसमें भारत की जीत हुई और ये बग्गी भारत के पास रही। इसी प्रकार से विभाजन संबंधी एक जो विवाद था वो जानवर से संबंधित था, हाथी जॉयमोनी से संबंधित था। इसको हाथी जॉयमोनी विवाद के नाम से भी जानते हैं। जो विभाजन से पहले जो बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसके पास एक हाथी था जिसका नाम जॉयमनी था। जॉयमनी विवाद इसलिए उभरा क्योंकि जॉयमनी की ईस्ट पाकिस्तान के पास या ईस्ट बंगाल के पास जाना चाहिए, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना था, या वेस्ट बंगाल के पास जाना चाहिए। इसका निर्धारण करने के लिए जॉयमनी की जो कीमत है वो एक स्टेशन वैगन के बराबर लगाई गई, जो कि इस तरह की कार थी। तो अब फैसला ये हुआ कि जॉयमनी जो हाथी है ये ईस्ट बंगाल यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के पास रहेगा और वेस्ट बंगाल यानी भारत के पास ये कार रहेगी। लेकिन जिस समय ये बंटवारा किया गया उस समय जॉयमनी की जो उपस्थिति थी वो भारत के मालदा जिले में स्थित थी। मालदा के जिला कलेक्टर ने कहा कि इसके खर्च का वहन ईस्ट बंगाल की सरकार को उठाना चाहिए, जबकि ईस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ये मानती थी कि इसका खर्च भारत को ही वहन करना चाहिए। और इस प्रकार से ये विवाद एक डिप्लोमेटिक विवाद के रूप में तब्दील होता चला गया और सेक्रेटरीज के स्तर पर इस विवाद का समाधान किया गया। तो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा था ये बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत सहज तरीके से नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई तरह के विवाद भी सामने आए, जिसमें ये दो विवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब इस टॉपिक से संबंधित हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन समझौते के अनुसार ब्रिटिश भारत की संपत्ति और देनदारियों का कितना प्रतिशत पाकिस्तान को प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 15.5%, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 20.5%, ऑप्शन डी 25.5%। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे स्वतंत्रता दिवस के विशेष उपहार का लाभ जरूर उठाइए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी कोर्सेज पर जो विशेष उपहार आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जा रहा है उसका लाभ जरूर उठाइए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।